हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज की क्लास में हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। आपको बच्चों ये जो रिवीजन करना है ये एग्जाम टाइम पर, जब एंड टाइम पे सर पे होंगे एग्जाम्स, टाइम कम होगा, तब आपको ये लेक्चर देखना है। या अगर आप जनरली रिवाइज भी करना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो भी डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 का, उसको बस एक बार क्विकली समराइज करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 था हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या हैं। उसमें हमने ये चीज़ समझी थी कि जो भी चीज़ें, जो भी रूल्स, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं किस चीज़ के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, ऐसे रूल्स और नॉर्म्स जिनको अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो किया जाता है, ऐसे गाइडलाइंस जिनको फॉलो किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। द सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स विच डिफाइंस द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए उन रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। क्यों? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि सब लोग अलग अलग बनाते थे और फिर जब ये रूल्स और गाइडलाइंस आ गई तो इनको सब फॉलो करने लगे और यूनिफॉर्मिटी आ गई। इससे क्या हुआ कि हम लोग इजीली कंपेयर कर पाते हैं एक फर्म के अकाउंट्स को दूसरे फर्म के अकाउंट से। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कंपेयर कर सके, मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सके। दे आर रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ये जो है यूनिवर्सली पूरी दुनिया में, दुनिया जहाँ के अकाउंटेंट्स जो हैं वो ये रूल्स फॉलो करते हैं, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वाइल डूइंग देयर अकाउंटिंग, वाइल रिकॉर्डिंग देयर ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते टाइम। ठीक है, चलिए बस बहुत सिंपल था ये। अब आगे फिर हमने देखा था कि इसकी नेसेसिटी क्या आई, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था। इसकी नेसेसिटी इसलिए आई ताकि बेटर अंडरस्टूड हो सके, बेटर उसको समझ सके हम लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, क्योंकि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते थे तो एक कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी रहती थी, उससे जो कंपैरिजन हुआ वो मीनिंगफुल कंपैरिजन होने लगा और वो यूज़फुल हो गए हमारे यूज़र्स के लिए। हमारे जो यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गए, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो लोग ईजिली समझने लगे, मीनिंगफुल कंपैरिजन कर पा रहे थे और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ गई, कहीं ना कहीं उनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। तो अब ये नेसेसिटी आपको पता चल गया। सिंपल हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था, जैसे अगर आपके स्कूल में हर बच्चे पे अलग अलग रूल अप्लाई होगा तो कितना ज़्यादा क्योस और मेस हो जाएगा। इसीलिए आपके स्कूल में प्रॉपर एक रूल्स या गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे यहाँ से जाना है, इतने बजे लंच होगा, जो भी XYZ एग्जाम में आपके ये रूल्स रहेंगे, वो इसीलिए बनाए जाते हैं बच्चों, ताकि सारे बच्चों पे यूनिफॉर्मली वो रूल्स अप्लाई हों और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें चले। तो इसीलिए बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी बना दिया गया, रूल्स बना दिए गए कि अकाउंटिंग प्रॉपरली हो और सारे बिजनेसेस उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाते चले। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मीनिंग क्या हो गया, नेसेसिटी आपको समझ में आ गई, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए यूजर्स के लिए मीनिंगफुल रहता है वो, और दूसरी चीज़ क्या हो जाती थी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर सब लोग एक जैसे यूनिफॉर्म वे में अकाउंट्स बनाते हैं तो। ठीक, चलिए अब हमने देखा था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें हमने 3 चीज़ें देख ली थी कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो फीचर्स हैं वो 3 होते हैं। क्या कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, इंसानों ने बनाए हैं, ऊपर से नहीं टपके थे, ये इंसानों ने अपने एक्सपीरियंस जो गेन किया है उसके द्वारा उन्होंने इनको डेवलप किया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, रूल्स को डेवलप किया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट मीन्स ये रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार जो मतलब चल रहा है तो बस वही चलता रहेगा। ये हमारी सिचुएशन, बिजनेस की जो सिचुएशंस हैं और जो हमारे एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये चेंज किए जा सकते हैं। तो दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब पूरी दुनिया, सारी दुनिया वर्ल्ड वाइड इनको फॉलो करती है, सब जगह उनको एक्सेप्ट किया गया है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड। इन्हीं को एक्सेप्ट करके, इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स को एक्सेप्ट करके ही सब लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं।
तो आपने ये फीचर्स देख लिए कि 3 होते हैं, मैन मेड, फ्लेक्सिबल और जनरली एक्सेप्टेड। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हमने क्या देखा था कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो इसमें आप लोगों ने बच्चों 2 चीजें पढ़ी थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। अब बस इसी का जो डिटेल्ड है वो हमारा बाकी का पूरा चैप्टर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या देखा था आपने। तो आपने नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देखा था बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग ने देखा था कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। बेसिकली ये पिलर्स हैं, फंडामेंटल अजम्पशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए ही अकाउंटिंग करोगे। और वो क्या क्या अजम्पशंस हैं बच्चों? हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, हमने पढ़ा था गोवा चले आज, तो जी फॉर गोइंग कंसर्न था हमारा। चले से हमारा था क्या? कंसिस्टेंसी। और आज से क्या था? अक्रूवल। ठीक है, तो फिर बच्चों हमने इन तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ा था। तो आपने देखा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है वो GCA है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है, और यहाँ अकाउंटिंग कन्वेंशन बच्चों क्या थे? ये आउटकम थे जो हमारे ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, अकाउंटिंग के ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उनका रिजल्ट से ये 11 रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे कि इन 11 रूल्स को हमने अलग अलग रूल्स पढ़े थे। जैसे हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, फिर हम लोगों ने प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये सब हमने ये 11 रूल्स पढ़े थे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कुछ नहीं, दे आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, और इन 11 रूल्स को फिर हमने एक एक करके डिस्कस किया था। ठीक है, अब बस हमारा अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको GCA पढ़ना है और यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशन में आपको 11 रूल्स पढ़ने हैं। बस ये आपका चैप्टर इतना ही था। चलिए अब आगे हम इसको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पहले देख लेते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है और अक्रूवल अजम्पशन क्या बोलता है। और इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, दैट इज गोवा चले आज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है कि भाई बिजनेस तो चलता ही रहेगा, आने वाले फ्यूचर में कभी मरेगा नहीं। ठीक है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग मरेंगे, लेकिन बिजनेस हमारा कभी भी बंद नहीं होगा। हम इसी इंटेंशन से अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग चलता रहेगा, और कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस, ये एंटिटी। ठीक है, तो बस यही था। इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस हम क्लोज करेंगे। बस इसी अप्रोच से हम अपनी पूरी अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस कभी मरेगा नहीं, हमेशा अमर रहेगा। ठीक, चलो, और इसमें हमने फिर एक चीज और देखी थी कि यही रीजन है, गोइंग कंसर्न ही रीजन है कि हम फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट असेट्स हमारे शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं, ऐसे असेट्स जो एक साल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में, लेकिन फिक्स्ड असेट्स हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं रखेंगे कि भाई हमारा बिजनेस लंबा चलेगा, तो फिर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म खर्चे या एक्सपेंसेस या असेट्स के बीच में आप क्यों डिफरेंस करोगे? आप तो सब कुछ अभी ही बुक कर लोगे, अभी ही अकाउंटिंग कर लोगे सबकी, अभी ही चार्ज कर लोगे सबको, है ना? ठीक है, उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। फिर हमने एक और देखा था, जैसे इस कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग क्या डिस्टिंक्शन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। आपको ये पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वही जो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देता है, बेसिकली हम जो असेट अक्वायर करने के लिए खर्चा करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो एक साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, उसका बेनिफिट एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कि सैलरी, रेंट, गुड्स खरीदना, ये सब परचेज ऑफ गुड्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा मोटिव बस गोइंग कंसर्न में है कि बिजनेस लंबा चलेगा, जल्दी मरेगा नहीं, एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए फोर्सेबल फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक, तो गोइंग कंसर्न ये था। फिर हमने देखा था नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी। इसमें बच्चों हमने ये देखा था कि एक बार अगर मैंने अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये अपनाऊंगा, ये ठान लिया एक ईयर में, तो मुझे कंसिस्टेंटली हर साल वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अप्लाई करते रहना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके और हमारे एक साल के बुक्स ऑफ अकाउंट से हम बाकी के साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको कंपेयर कर सके। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में आपने यही देखा था। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सिलेक्टेड, एक बार जो सिलेक्ट कर लिया बस, और सिलेक्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। उसको ईयर आफ्टर ईयर हमको कंसिस्टेंटली वही अप्लाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। क्यों? ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहें।
हमने फिर एग्जाम्पल देखा था कि दो टाइप के डेप्रिसिएशन के मेथड्स हमने देखे थे, SLM और WDV। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि सपोज कंपनी ने सिलेक्ट किया कि भाई हम तो SLM फॉलो करेंगे पहले साल, तो इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंगली उसको हर साल SLM ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फिर हमने देखा था कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि वो अगर बदलना चाहता है उसका अकाउंटिंग प्रैक्टिस, वो SLM से वो अगर WDV चेंज करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो थी ये 3 कंडीशंस। क्या थी बच्चों वो 3 कंडीशंस? पहली, अगर लॉ ने रिक्वायर किया है, अगर कानून बोल रहा है कि नहीं आप ये चेंज करो, आप कर सकते हो SLM से WDV में, तो वो कर सकता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, हमने पढ़ा था AS क्या होते हैं, बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं कि किस बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो हमने या तो अगर AS बोल रहा है, या अगर आपको लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन होगा, अगर वो मेथड को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बेटर वे में प्रेजेंट कर पाओगे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो बस हमने कंसिस्टेंसी में यही पढ़ा था, एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ठान ली बस उसी को अप्लाई करते जाना है, लेकिन उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो, तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या तो लॉ रिक्वायर कर रहा है, या तो AS बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, या हमें लगता है कि मेथड चेंज करने से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी था। चलिए फिर हमने नेक्स्ट देखा था बच्चों अक्रूवल। अक्रूवल मतलब हमने एक गाना याद किया था, आज। दैट मीन्स आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हो सके तो इसमें एक्सपेंस बुक कर लो। मतलब इसका मतलब हमने अक्रूवल में क्या पढ़ा था कि भाई जो घटना अभी घट गई, जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो चुका है, उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो। उसका सेटलमेंट आज हो, कल हो, परसों हो, पहले हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस जब ट्रांजैक्शन होगा ना, जब घटना घटेगी ना, तभी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके सेटलमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसका सेटलमेंट, उसका कैश कब आ रहा है जा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अजम्पशन में हमने क्या देखा था, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम इट इज एंटर्ड, जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, या व्हेन इट टेक्स प्लेस, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। वही कि सेटलमेंट कब हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जब ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं या जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, घटना घट रही है, तभी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में, ठीक। फिर एग्जाम्पल हमने देखा था कि रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं जब सेल कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही सेल हुई, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया जाता है, लेकिन इमटेरियल है कि कैश हमें मिल रहा है या नहीं। सिमिलरली हमने देखा था कि खर्चा भी उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है, हम वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में बुक कर लेते हैं, भले ही वो आपने जेब से अभी पे किया है या नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो बस आपने अक्रूवल में क्या देख लिया था कि भाई जो ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए हैं, जो टेक प्लेस हो गया है, उसको अभी बुक कर लो, बाकी जो है सेटलमेंट जो है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारे गोवा चले आज, दैट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। अब बच्चों ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो थे GCA, वो हमने कवर कर लिए। अब हमने जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े थे, जिसमें जो आउटकम है ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, आउटकम है ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, उसमें हमने बोला था कि हम 11 रूल्स डिस्कस करेंगे। बस अब ये 11 रूल्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारा पहला रूल देख लेते हैं। क्या था बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला रूल, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल हमने देखा था क्या, कि भाई बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, दोनों सेपरेट आइडेंटिटी हैं, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस से रिलेटेड, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे। ओनर से हम, ओनर क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, इसलिए बिजनेस को अलग माना गया है, ओनर को अलग माना गया है। इसीलिए हमने इसमें देखा था कि ओनर जो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, उसको हम क्या मान लेते हैं, बिजनेस के सर पे बोझ, क्योंकि उसमें हम ओनर को अलग ट्रीट करते हैं। ओनर से हम ऐसा मानते हैं कि हमने कैपिटल के रूप में उधारी ली है, तो उसके सर पे बोझ है, तो इसलिए कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी की तरह दिखाया जाता है बिजनेस में, क्योंकि ये दिखाया जाता है कि आपने, ओनर आपका क्रेडिटर है और उससे आपने लोन ले लिया है कैपिटल के एक्सटेंड तक,
ठीक है, बस यही था इसमें। चलिए, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये हमने देखा था। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी हमने देखा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, वही कि ओनर्स को हम क्रेडिटर्स मानते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बिजनेस से अलग मानी जाती है और जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम मानते हैं कि उन्होंने उधार दिया है बिजनेस को। चलिए, इतना सिंपल था। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में बच्चों बहुत सिंपल हमने देखा था, वो ट्रांजैक्शंस जिनको आप मनी के टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, वही बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन भले ही बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन अगर उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही लिखा है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। बस जिनको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, तीसरा क्या था बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस की जो लाइफ है वो बड़ी लंबी है, हमें पता नहीं है, इंडेफिनिट लाइफ होती है, लेकिन उसकी लाइफ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उस टुकड़े को हम बोल देते हैं बच्चों क्या, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जनरली ये 1 साल का होता है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे आप KG1 से एंटर हुए स्कूल में और 12th से पास आउट हुए, अगर आपके इसलिए पूरे KG1 से 12th की जो जर्नी होती है, स्कूल लाइफ की जर्नी होती है, उसको KG1, KG2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हर साल के एंड पे ये क्यों किया जाता है बच्चों, ये इसलिए किया जाता है ताकि रेगुलर इंटरवल्स में हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें, हम इसका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करें, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा था। तो जरा देख लें, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। पूरी लाइफ को हमने स्मॉलर पीरियड्स में बांट दिया, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सके एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L एंड पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हर साल के एंड पे इसलिए क्या होता है बच्चों, बुक्स हमारी क्लोज होती हैं, हर साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं, जो हमारी यूजर्स को दिखाई जाती है कि देखो भाई हमारा बिजनेस का ऐसा परफॉर्मेंस था इस बार। ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि पूरी लाइफ को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पीरियड्स में, जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और वो क्यों करते हैं, ताकि हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें कंपनी की रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो हर साल उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है। फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में बच्चों क्या पढ़ा था आपने कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सिग्निफिकेंट हो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी से रिलेटेड हो, उसके बिजनेस को कंडक्ट करने से रिलेटेड हो, ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इसको फुली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, ताकि हमारे यूजर्स को हम कभी भी गलत उसमें ना रखें, गलत पिक्चर ना दिखाएं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, उसको हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज करना है। तो बस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही बोलता है। इसमें आपने एग्जांपल देखा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया था कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, उसमें हमको लग रहा है कि हमें हो सकता है पैसा भरना पड़ जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, हम कोर्ट केस हार जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह मानते हैं, दैट इज हम उसको एक लॉस की तरह देख रहे हैं, हमारा एक प्रोस्पेक्टिव लॉस है वो, हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हमें लॉस होगा। तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, ये बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, उसके चरणों में, दैट इज फुट नोट में, ये उसका फुट नोट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा नोट लिख देते हैं कि हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी ये है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसको आप बोलते हैं फुट नोट, दैट इज बैलेंस शीट का चरणों में हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं। फिर सिमिलरली क्या लिखा है कि अगर लो टर्नओवर हुआ है, सपोज किसी कारण से हमारा इस बार उतना सेल्स नहीं हो पाया, हमारा टर्नओवर लो हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको भी डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट होता है, यूजर्स को बताना इंपॉर्टेंट होता है, उसको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारा सेल कम क्यों हुआ। ठीक, फिर आपने नेक्स्ट देखा था बच्चों
तो बस आपको फुल डिस्क्लोजर में ये याद रखना है कि जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में बच्चों हमने देखा था कि मटेरियलिटी जो है उसका मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट है। मटेरियलिटी मतलब हमने ये देखा था कि 1000 रुपये हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, कभी मैकडी में खा के, कभी पिज्ज़ा हट में खा के, कभी शॉपिंग करके, लेकिन हमारे लिए वो इतने मटेरियल नहीं होते। लेकिन वहीं उस 1000 रुपये से गरीबों का घर चलता है, वो एक एक महीना अपना 1000 रुपये से ही निकाल लेते हैं, तो उनके लिए वो बहुत मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली जो कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत मटेरियल नेचर के होते हैं, और मटेरियल नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका जो है इन्फ्लुएंस पड़ेगा यूज़र्स पे डायरेक्टली। यूज़र्स जो है अपना डिसीजन जो लेंगे, अगर उनको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है तो यूज़र्स अपना जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है वो इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की जो ताकत रखती है इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोल देते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने देखा था एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। ठीक है, हमारे इन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की जो ताकत रखे इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को हम मटेरियल बोलते हैं, और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इसमें डिस्क्लोज करना, हमारे अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना कि हमारी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देयरफॉर आइटम्स दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट और आर रेलेवेंट टू यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बस मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। चलिए, फिर हमने देखा था प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें हमने बस एक सिंपल सा रूल पढ़ा था कि भाई अगर लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो अभी से खुशी नहीं मनानी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर लॉस होने वाला है तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो। बस हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही कहता था कि भाई डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर होने वाले हैं प्रॉफिट तो उनको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम लोग जो भी लॉसेस होते हैं हमें लग रहा है होंगे, उनको हम तुरंत बुक कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। हम देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक या तो हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम है उस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर मुझे लगा कि अच्छा मैंने पैसा इसको उधार दिया और मेरा पैसा ये वापस लौटा नहीं पाएगा, अभी 3 महीने बचे हैं उसको, 3 महीने बाद वो मुझे पैसा देगा, लेकिन मुझे आज ही लग रहा है कि नहीं ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो मैं तुरंत लॉस बुक कर लूंगी। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल है मुझे कि मेरा ये डेट रीपे कर पाएगा, इसलिए उसको हम बोल देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो उसका आप तुरंत उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। तो बस हमारा कंजर्वेटिज्म यही बोलता था। मैचिंग कंसेप्ट बच्चों क्या बोलता था? सिंपल क्या बोलता था कि भाई जो एक अकाउंटिंग पीरियड है उसके जो रेवेन्यूज हैं, उसमें जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है, ठीक है, उसको हम वहीं बुक करेंगे, और उससे रिलेटेड उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उससे रिलेटेड जो हमने खर्चे किए हैं वो भी उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में बुक होंगे। दैट इज हम रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच कर रहे हैं। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमने खर्चे इनकर किए हैं, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो हम उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में बुक करेंगे। बस वही बात बोली है मैचिंग कंसेप्ट ने। तो क्या बोला है बच्चों? एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमिन प्रॉफिट पीरियोडिकली। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पीरियोडिकली प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। सो इट इज नेसेसरी कि हम मैच करें रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो बस वही करना है कि रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड को आपको मैच करना है एक्सपेंसेस से, ताकि आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस आ सके। ठीक है, ये आपका हो गया 8th। फिर हमने देखा था डुअल एस्पेक्ट बच्चों, बहुत सिंपल देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो कोई भी अगर घटना घट रही है तो उसके 2 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, हमने जैसे देखा था कि अगर राहुल 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आ रहा है तो 2 चीजें हो रही है। एक तो कैश आ रहा है बच्चों, तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे असेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे असेट्स बढ़ रहे हैं 1 लाख से। फिर हमने देखा था कि अगर वो कैश लेके आ रहा है तो बच्चों हमने देखा था कि यहाँ पे कैपिटल भी 1 लाख से बढ़ रहा है।
1 लाख से क्रिएट हो रहा है, तो हमने देखा था कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाता है, इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपने बस पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, ये आपने डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था। रेवेन्यू रिकग्निशन में बच्चों आपने पढ़ा था क्या, बहुत सिंपल, कि रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो हमने ये देखा था कि सेल को हमें तभी रिकग्नाइज कर लेना है जब आपने वो सेल करी है, भले ही हमें उसका भी पैसा मिला है या नहीं मिला है उस समय मतलब नहीं है। तो रेवेन्यू को तभी रिकग्नाइज कर लो जब वो अर्न किया है, भले ही वो हमें अभी मिला है या नहीं उससे मतलब नहीं है। तो बस रेवेन्यू रिकग्निशन ने यही बोला कि रेवेन्यू जब अर्न हुआ तभी रिकॉर्ड कर लो। चलो, वेरीफेबल, हमारा 11th रूल था वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में बच्चों हमने पढ़ा था कि भाई जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जितने भी, सब के एविडेंसेस मौजूद होने चाहिए। कैसे, इसका मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, एग्जांपल इनवॉइस, बिल्स एक्सेट्रा। तो आपने जैसे सेल्स जितनी भी बुक की तो सबके आपके सबके सेल इनवॉइस होने चाहिए। अगर आपने खरीदा है तो आपके सबके परचेज इनवॉइस होना चाहिए जो भी आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है। तो बस आपके जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब वाउचर्स से सपोर्टेड होने चाहिए, उन सब के एविडेंसेस होने चाहिए। ये आपने पढ़ा था वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में, कि उसको हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाए उनके सबूतों से, उनके एविडेंसेस से। इतना सिंपल था। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे बच्चों देख लिया GCA अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, अकाउंटिंग कन्वेंशन, दैट इज 11 पूरे रूल्स हमने एक एक करके समझ लिए। बस अब हमारा थोड़ा सा जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको आइडिया ये रखना है कि क्या होता था बच्चों, पहले बहुत अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होती थी, देयर वर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, जिनको फॉलो किया जाता था, और अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के। तो उसके कारण क्या हो रहा था बच्चों, हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे थे, हर इंसान अपने अपने ढर्रे पे चल रहा है, सबके अपने अपने तरीके हैं अकाउंटिंग करने के। तो इसीलिए नीड आई कि अब प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं, गाइडलाइंस बनाई जाएं जिनको सब फॉलो करें। ठीक है, तो क्या हुआ, अ नीड वाज दस फेल्ट दैट सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ताकि इन जो ये इतनी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी इनको हम मिनिमाइज कर दें, इनको हम कम कर दें, ताकि लोग जो हैं उसको ही फॉलो करें और फिर हम उनको इजीली कंपेयर कर पाएं फाइनेंशियल बुक्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, और ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रहे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, रोज रोज उठकर चाय, दैट मीन्स रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी मेंटेन रहे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। इसीलिए क्या हुआ बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए, किसके द्वारा इशू किए गए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ICAI के काउंसिल ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, जिसमें क्या है बच्चों, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं कि कैसे आप मेजर करोगे, रिकग्नाइज करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, डिस्क्लोजर करोगे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, इतना सिंपल। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ खत्म हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, वही कि जितनी भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको मिनिमाइज करना, तो मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम ऑफ टू एलिमिनेट देम टू एक्सटेंड पॉसिबल। फिर हमने देखा था बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, तो प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमने देखा था कि अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, तो जो भी हमने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई किया है उनको समझने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये उद्देश्य है, उनको अच्छे से समझ सकें। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन, हम इजीली कंपेयर कर सकें, अच्छे से मीनिंगफुली कंपेयर कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनके खुद के अपने सालों से या किसी दूसरी एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी से। ठीक है, उनको एंटिटीज़ को आपस में, दैट इज़ इंट्रा फर्म या इंटर फर्म, हम कंपेयर कर सकें। ठीक, एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हम, उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ताकि भरोसा बढ़ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, यूजर्स जो हैं ज़्यादा भरोसा कर पाएँ। तो इसीलिए जो खूब सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी उनको मिनिमाइज कर दिया गया और वो इशू कर दिया गया, रूल्स और नॉर्म्स इशू कर दिए गए ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के काउंसिल द्वारा। चलिए, फिर हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट यूटिलिटी और लिमिटेशंस देखे थे। तो बच्चों बस वही यूटिलिटी में सेम था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी,
तो बस वो यही देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जो डाइवर्स थी उनको कम कर दिया गया है अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया और कंपेरेबल बना दिया। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ये बेसिक समझ में आ गया। इसके अब आप अपने ओन लैंग्वेज में पॉइंट्स लिख देना, बस इसके ये मेन रख लेना कि हाँ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल रहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है यूजर्स के बीच में, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई हाँ ये अच्छे से प्रॉपरली रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बुक्स बनाई गई हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा उस पर ट्रस्ट होता है, ज़्यादा भरोसा होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है यूजर्स के द्वारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, ऑडिटर्स को हेल्प करते हैं ऑडिटिंग में। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जनरली जो ऑडिटर्स सीए वगैरह ये सब जाते हैं बुक्स चेक करने कि भैया सही से बनाया है कि नहीं बनाया है, तो वो ये देखते हैं कि भाई आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करा है कि नहीं करा है। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है, और आपने प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। फिर हमने बस लिमिटेशन देखे थे क्या बच्चों की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैन मेड है, इसलिए हम उस पर इतना ज़्यादा उसको एकदम भगवान का कहा हुआ नहीं मान सकते, है ना। वो मैन मेड है तो उसमें एरर्स होंगी कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इट डज़ नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। हमेशा ही आप उस पर वेरिफिकेशन टेस्ट नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा, बिकॉज दे आर मैन मेड्स, तो इसलिए उसमें एरर्स होना पॉसिबल है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था लिमिटेशन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है बच्चों, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या जो लॉज हैं हमारी कंट्री के, वो आप सबको पता है कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उन पे बेस्ड है, हेंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस, इसलिए बहुत उनको चेंज होते रहना पड़ता है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशन हो गए, पहले कि इनको चेंज करना पड़ता है टू मीट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज, और एक था कि मैन मेड है वो, तो इसलिए उसमें एरर है और वो दे डू नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। तो बस आपका चैप्टर नंबर 3 बच्चों इतना ही था। आपको मेजरली इसमें जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल अजम्पशंस जो हैं, और जो हमारे 11 रूल्स क्या हैं, और हर रूल का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हमने क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, सारे HOTS, सारे MCQs, और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी एक उनकी पूरी सॉल्व करी है, जो सिचुएशन देके आपको कौन सा अप्लाई करना है इसमें रूल या कॉन्सेप्ट, वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देखिएगा, ठीक है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चैप्टर नंबर 3 बहुत आपके फिंगर टिप्स पे है, बिल्कुल आप इजीली फुल स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। और ये चैप्टर इसलिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप आने वाले आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके CPT हो गए, या आपका इवन ग्रेजुएशन के टाइम, या आपकी मास्टर्स की डिग्री दैट इज़ MBA वगैरह, इन सब में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, आपका अच्छा रिविजन हुआ आज। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।